हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आज से हम क्या करेंगे, जितने भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे वन बाय वन मैं हर क्लास में आपको हर टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी हमारे फंडामेंटल के टॉपिक्स हैं उसको एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीजन इनहेलेशन से। ऑक्सीजन इनहेलेशन एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मास्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन मास्क क्या, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है और CO2 कंसंट्रेशन क्या होती है, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कितना होता है, ABG की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन सीरीज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन इनहेलेशन, जो हमारे ESIC और जो आने वाले ESIC एंड DSSP एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन इनहेलेशन। ऑक्सीजन इनहेलेशन इट इज द प्रोसेस वेयर द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं टू द पेशेंट को, दैट इज नोन एज द ऑक्सीजन इनहेलेशन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं हम, तो हम जब कभी भी नर्सिंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्सिंग स्टाफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें कभी भी हमें क्या करना है, डॉक्टर ऑर्डर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर नहीं करना है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द इमरजेंसी कंडीशन। अब द पेशेंट इन द हाइपोक्सिक कंडीशन में जा रहा है या फिर एब्सेंस ऑफ द ड्यूटी डॉक्टर के एब्सेंस के में हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन केस ऑफ द पेशेंट इज इन द इमरजेंसी और द हाइपोक्सिक कंडीशन में है तब। और इसके साथ साथ जो होता है, हम हमेशा जब भी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है तो हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन को ही एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि अगर हम ड्राई ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है, थिकन हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी ड्राइनेस हो जाता है, इरिटेशन होगी पेशेंट को, तो इसलिए हमें कभी भी ड्राई ऑक्सीजन कभी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करनी है। तो हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि इसके एडवांटेज क्या होता है ऑक्सीजन इनहेलेशन के। हम क्या करते हैं, जब भी ये क्या करता है, तो हमारे जो थिकन म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करता है, लूजन करता है, और क्या करता है, इरिटेशन को प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ जो होता है, हमारी ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रिवेंट करता है। हमारी तीन चीज़ें जब हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की तीन चीज़ें, एक तो क्या करता है, एक तो हमारी ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रिवेंट करता है, इरिटेशन को प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ हमारी जो होता है, हमारे जो थिकन म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको लूजन करता है। उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन की स्पेशलिटी पढ़े तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस होती है। इसके साथ साथ जो होता है, इट इज अ हैवी गैस होती है, और ये क्या करती है, जल्दी से कंबस्ट, ये सपोर्ट करते हैं कंबशन को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर हम ये इजीली कैच फायर कर लेते हैं, इसलिए हम जब भी पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तब हमेशा नो स्मोकिंग का बोर्ड हम जरूर लगाते हैं। तो नो स्मोकिंग का बोर्ड जरूर लगाना है वहाँ पे जहाँ पर भी पेशेंट की ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, या फिर पेशेंट अगर COPD पेशेंट है, लॉन्ग टर्म पेशेंट COPD वाला पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है, हमारी कंटिन्यूस ऑक्सीजन चल रही होती है, जो कंटिन्यूस ऑक्सीजन जिनकी चल रही होती है, तो वहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड जरूर होना चाहिए। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले हमें सब पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हम जब भी हम एक्सेल और इनहेल करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी हम एक्सेल करते हैं और कितनी हम इनहेल करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है, क्वेश्चन आ चुका है इन द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इनहेल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन में कितना हम परसेंटेज ऑफ इनहेल करते हैं, कितना परसेंट हम एक्सेल करते हैं। तो 21% ऑफ द ऑक्सीजन जो हम करते हैं, एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग द वन रेस्पिरेशन या वन ब्रेथ में, हम सबसे एक्सेल करते हैं 21% ऑफ ऑक्सीजन, और जो हम इनहेल करते हैं वो हम कितना इनहेल करते हैं, 16% ऑफ ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन केस ऑफ द PR यादव की बुक में, ये MCQ में है। 21% ऑफ द ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, एक्सेल ड्यूरिंग द वन ब्रीथ में हम 21% ऑफ द ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम एक्सेल करते हैं। और हमें पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कितना होता है इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इन द एटमॉस्फेयर में कितना होता है, हमारी बॉडी में कितना होता है, और इसके साथ साथ हमारी लंग एल्वेलाई में कितना होता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो होता है हमारा, इन केस ऑफ द हमारी बॉडी में जो होता है 80 से 100 तक, 80 to 100 mmHg होता है इन केस ऑफ इन अवर बॉडी में। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो होता है 150 से 160 mmHg जो होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन इन केस ऑफ द लंग एल्वेलाई में हमारा जो होता है, लंग एल्वेलाई में 104 mmHg होता है, 104 mmHg ऑफ ऑक्सीजन इन द हमारे लंग एल्वेलाई में होता है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे बॉड्स में प्रेजेंट होते हैं, उसका जो कलर बॉडी और शोल्डर की बॉडी, टॉप बॉडी क्या होती है, क्या किस कलर की होती है ऑक्सीजन सिलेंडर हमारी, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं हमारी ब्लैक कलर की बॉडी होती है, और जो व्हाइट कलर का उसका शोल्डर होता है। इसमें जो होता है हमारा ऑक्सीजन फ्लो मीटर अटैच होता है। इसके साथ साथ हमें क्या होता है, हमें जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर को करना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर को हम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, प्रेशर को जितना भी हमें ऑक्सीजन कितनी लीटर पर मिनट में हमें चलानी है, उसमें हमारा फ्लो मीटर अटैच होता है। तो उसके साथ साथ हम अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके अंदर हमारी हीलियम गैस भी मेंटेन होती है। हीलियम गैस का जो कलर होता है, अगर हम हीलियम गैस का सिलेंडर जो होता है हमारा ब्राउन कलर का होता है, और हीलियम गैस क्या करती है, प्रोपोर्शनेट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के प्रोपोर्शन को क्या करती है, मेंटेन करती है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीलियम प्रेजेंट होता है केस ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर में। और अगर हम बात करें कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रेगुलेटर्स बात करें, अब इसके बाद हम बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ऑक्सीजन पढ़ लिया, CO2 नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, और हीलियम के बारे में मैंने बात बताई कि जो हीलियम का जो सिलेंडर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 जो होता है हमारा, जब भी हम CO2 जब हम एक्सेल के टाइम पे हमारा CO2 ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन में एक्सेल के टाइम पे CO2 एक्सेल करते हैं। अब CO2 क्या होता है,
अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हमारी क्या होती है 0.04% जो होती है हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो हम 4% जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हम एक्सहेल करते हैं, और इसके साथ साथ जो 35 to 45% जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आर्टीरियल ब्लड में प्रेजेंट होता है। हमें ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, और ये मोस्टली हम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ क्रायो सर्जरीज में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अब जैसे मोस्टली ये होता है जब भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है पेशेंट की, क्वेश्चन ये हो सकता है अगर पेशेंट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है तो नर्सिंग प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे। अर्ली एम्बुलेशन हम क्यों करवाते हैं, सो दैट की जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में हम CO2 का यूज करते हैं तो क्या होता है ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन का मतलब अर्ली एम्बुलेशन अर्ली मूवमेंट करने के लिए बोलते हैं, चलने के लिए बोलते हैं अगर पेशेंट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। इसके साथ साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का कलर क्या होता है हमारा ग्रे कलर का कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर का कलर होता है। हमारा ऑक्सीजन का पता चल गया, ऑक्सीजन का जो होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है, व्हाइट कलर का शोल्डर होता है, व्हाइट कलर का शोल्डर होता है, और हीलियम गैस का जो होता है ब्राउन कलर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रे कलर का कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर होता है। इसके साथ साथ अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारी क्रायो सर्जरीज में यूज की जाती है, और नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर जो होता है हमारा वो किस कौन से कलर का होता है, वो हमारा क्या होता है ब्लैक कलर का होता है नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर। लेकिन हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हमारा जनरल एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया वाली कंडीशन में यूज किया जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस में बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है वो हमारा क्या होता है ब्लू कलर का होता है, फ्रेंच ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। तो हमने अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर और द हीलियम गैस और द कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर के कलर ध्यान में रखना। कलर कोडिंग हमेशा पूछी जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, जो आने वाले ESIC एग्जाम्स है उसमें भी हमारे कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट हमें ध्यान में रखना है ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कौन सा होता है हमारा ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है, व्हाइट कलर का शोल्डर होता है। फिर उसके बाद हीलियम का होता है, हीलियम का जो सिलेंडर का होता है वो क्या होता है ब्राउन कलर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रे कलर का सिलेंडर होता है, और जो नाइट्रोजन का होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो होता है हमारा फ्रेंच ब्लू या फिर लाइट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब हम हमारे हो गए ऑक्सीजन सिलेंडर की बात। अब हम इसके बाद हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर ली, ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद हम असेस करेंगे पेशेंट फॉर द हाइपोक्सिक पेशेंट। अगर हमारा पेशेंट हाइपोक्सिक पेशेंट है हम कैसे असेसमेंट करेंगे, हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, हमें ये पता होना चाहिए हम कैसे हाइपोक्सिक पेशेंट कैसे होते हैं। हाइपोक्सिक पेशेंट में हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे या फिर हम क्या करेंगे नॉन इन्वेजिव मेथड या फिर हम इन्वेजिव मेथड करेंगे। जो हम असेसमेंट करेंगे अगर हमने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि पेशेंट क्या है रेस्टलेस हो रहा है या फिर हमारा पेशेंट साइनोज्ड हो गया या फिर उसके साथ साथ पेशेंट डिसओरिएंटेड है, इन तीनों कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन इन तीनों में से कुछ भी होती है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिक पेशेंट है। अगर हम अब साइनोसिस कैसे चेक करेंगे, साइनोसिस में हम चेक करेंगे नेल बेड। सबसे पहले हम नेल बेड्स कैपिलरी रिफिल चेक करेंगे, इसमें नेल बेड्स चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक या फिर हम नेल बेड्स के साथ साथ हम लिप्स चेक कर सकते हैं, हार्ट पैलेट चेक कर सकते हैं, नोज टिप ऑफ द ईयर चेक कर सकते हैं, और हम क्या करें स्किन चेक कर सकते हैं, लिप्स स्किन और द हार्ट पैलेट चेक करते हैं। 4 चीजें हम चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ द साइनोसिस पेशेंट। अगर पेशेंट साइनोस्ड है तो हम क्या क्या चीज चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर साइनोस पेशेंट है तो सबसे पहले हम कैपिलरी रिफिल चेक करेंगे नेल बेड्स पे। फिर उसके साथ साथ हम क्या या फिर हम क्या चेक कर सकते हैं स्किन चेक कर सकते हैं, लिप्स चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हार्ट पैलेट जो होता है मोस्ट कॉमन किस में यूज करते हैं, किस में असेस करते हैं हार्ट पैलेट को, इन केस ऑफ द निग्रो पेशेंट है या फिर अफ्रीकन पेशेंट है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं हम उन पेशेंट्स में हम हार्ट पैलेट यूज करते हैं। मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो होता है निग्रो पेशेंट और द अफ्रीकन पेशेंट्स में हम हार्ट पैलेट का असेसमेंट करते हैं फॉर द साइनोसिस के लिए। अब हमारा ये पता चल गया कि साइनोस कैसे हैं, ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इन्वेसिव और द नॉन इन्वेसिव मेथड। जो हमारा नॉन इन्वेसिव मेथड है हम क्या चेक करेंगे, नॉन इन्वेसिव मेथड में हम पल्स सैचुरेशन चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि हमें लग रहा है कि रेस्टलेस पेशेंट है या फिर पेशेंट को साइनोस दिख रहा है हमें या फिर पेशेंट डिसओरिएंटेड लग रहा है तो हम पेशेंट सबसे पहले नॉन इन्वेसिव मेथड करेंगे। फिर उसके बाद नॉन इन्वेसिव मेथड हमने सैचुरेशन चेक करा, पल्स सैचुरेशन का मतलब पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन में कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अटैच टू द हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इतने अटैच्ड है, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन सैचुरेशन। या फिर पल्स ऑक्सीमीट्री से हम क्या करेंगे पल्स ऑक्सीमीट्री से हम क्या करेंगे पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे। जो मैक्सिमम सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है हमारा 95 से लेके अबव टू 95 अबव से 95 होता है, 95 से अबव होता है, 95 टू 100 जो होता है इसका नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन इन केस ऑफ द COPD पेशेंट है तो वो 88 से 92 तक रहता है COPD पेशेंट में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द COPD पेशेंट की रेंज ध्यान में रखना। और इसके साथ साथ हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल जो होता है अबव 95 से 100% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा हमने ये चेक कर लिया ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर लिया। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इफ द सैचुरेशन लेस देन द 86% इट इंडिकेट्स द पेशेंट इज इन द हाइपोक्सिक कंडीशन, और हमें इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। और इसके साथ साथ अगर हम पेशेंट की नेल बेड से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर रहे हैं और नेल्स में नेल पेंट नहीं होना चाहिए, केस ऑफ द फीमेल पेशेंट में नेल पेंट्स लगा होता है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन की रीडिंग्स गलत आती है, तो उसको असेस करने के लिए हम क्या करते हैं नेल पेंट रिमूव करवाकर फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं। अब उसके बाद होता है हमारा नॉन इन्वेजिव मेथड। नॉन इन्वेजिव मेथड में हम क्या चेक करते हैं, नॉन इन्वेजिव मेथड जो होता है हमारा ABG एनालिसिस करेंगे हम। ABG एनालिसिस में हम क्या करेंगे ABG लेंगे आर्टीरियल ब्लड गैस। इसमें हमारे जो होता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो होता है हमारा ये हम क्या करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पता चल जाती है, इससे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाती है एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द ब्लड हमें पता चल जाती है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे ABG में हम मोस्ट प्रेफरेबल साइट हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट प्रेफरेबल साइट जो होती है हमारी रेडियल आर्टरी होती है। रेडियल आर्टरी हम यूज कर सकते हैं, ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल
आर्टरी हम मोस्ट कॉमनली हम रेडियल आर्टरी मोस्ट प्रेफरेबल जो होते हैं हम रेडियल आर्टरी यूज करते हैं केस ऑफ फॉर द एबीजी सैम्पलिंग के लिए। एबीजी सैम्पलिंग अगर हम लेंगे तो उसकी भी एक अलग टेक्निक है, वो मैं अलग कंडीशन में बताऊंगी जब हम एबीजी की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से बात करेंगे कि एबीजी क्या होता है। एबीजी आर्टियल ब्लड गैस होता है जिसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और द CO2 कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें हमें लेवल्स पता चलते हैं इसके। अब इसमें हम पीएच की कंसंट्रेशन पता चलती है और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें हम एबीजी एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले अगर हम रेडियल आर्टरी से करते हैं, एलेंस टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। एलेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एबीजी जब भी हम रेडियल आर्टरी से एबीजी सैंपल निकाल रहे होते हैं तब उससे पहले हमें अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करनी होती है। तो दोनों की पेटेंसी चेक करते हैं, फिर उसके बाद ही हम क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी से एबीजी सैंपल निकालते हैं। तो दैट इज नोन एज द एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट मोस्ट कॉमनली पूछ लिया जाता है कि एलेंस टेस्ट क्या होता है। एलेंस टेस्ट वो होता है जब हम क्या करते हैं, अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करते हैं बिफोर डूइंग द रेडियल आर्टरी एबीजी सैंपलिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करते हैं। फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसकी जो होती है, इसमें जो कई रीडिंग्स होती है, एबीजी एनालिसिस में कई रीडिंग्स होते हैं, हम 4 रीडिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके साथ साथ हम चार रीडिंग्स होते हैं हमारी एबीजी एनालिसिस जब भी हम करते हैं। एबीजी एनालिसिस में हम जब भी करते हैं तो 4 रीडिंग्स को देखते हैं। जब भी हमारी रिपोर्ट्स आती है एबीजी की तो हम 4 रीडिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले तो हमारा पीएच होता है, पीएच ऑफ द ब्लड जो होता है हमारा 7.35 से 7.45 होता है। ये चारों रीडिंग्स आपको पता होनी चाहिए। इससे हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिडोसिस, उसके साथ साथ हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस के बारे में भी हमें पता चलता है कि अगर पेशेंट हाइपोक्सिक कंडीशन में, ऑक्सीजन लेवल पता चलता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द बाइकार्बोनेट लेवल और द पीएच ऑफ द ब्लड पता चलता है। तो पीएच ऑफ द ब्लड की नॉर्मल रेंज हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले, तभी हम उसकी इंडिकेशंस नेक्स्ट लेवल पे हम चेक कर पाएंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पीएच ऑफ द ब्लड क्या होता है। 7.35 से 7.45 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 जो होता है 35 से 45 होता है और इसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो होता है हमारा 80 to 100 mmHg होता है। उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट लेवल का जो लेवल होता है वो हमारा 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो ये हो गई सारी नॉर्मल रेंज और इसके अगर अकॉर्डिंग हमें नॉर्मल रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। नॉर्मल रेंज भी पूछ ली जाती है आने वाले एसआईसी एग्जामिनेशन में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अगर हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 60 mmHg से है तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी हो गई है। ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी को ही हम क्या कहते हैं, जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन लेवल जो है हमारा क्या हो गया, 80 से कम हो गया, 60 से भी बिलो हो गया, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन इनहेलेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेथड से हम ऑक्सीजन इनहेलेट कर सकते हैं पेशेंट को। अब फर्स्ट मेथड जो होता है हमारा नेजल कैथेटर हो सकता है, नेजल कैनुला। अब हम इन टॉपिक्स के बारे में, इन स्मॉल सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, उसके साथ साथ मास्क में हमारे वेंचुरी मास्क आते हैं, नॉर्मल सिंपल मास्क आता है और इसके साथ साथ वेंचुरी मास्क आता है, नॉन रीब्रीदल मास्क आता है, रीब्रीदल मास्क आता है, सीपैप बाईपैप हो गया, इसके साथ साथ हमारा ऑक्सीजन हुड हो गया। ये सारी कंडीशंस जो होंगे, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर हम उसके बाद हमें नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन, अगर पेशेंट हाइपोक्सिक पेशेंट है या फिर पेशेंट क्या है, हाइपोक्सिक पेशेंट है या पेशेंट सीओपीडी पेशेंट है, हमें डिजीज कंडीशन पता होनी चाहिए, पेशेंट ऑफ द कंडीशन, डॉक्टर्स के ऑर्डर पता होना चाहिए, कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमें एडमिनिस्टर करना है ये पता होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने किसी स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब किया है कि सिंपल मास्क यूज करना है, रीब्रीदर मास्क यूज करना है, नॉन रीब्रीदर मास्क करना है, कितने अमाउंट पे चाहिए, कितने टाइम तक देनी है, कितने आरडी देनी है, कितने, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब भी हम ऑक्सीजन इनहेलेशन करते हैं। अब उसके साथ साथ हम बात करेंगे फर्स्ट हमारा, अब आता है हमारा नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर की बात करने से पहले मैं आपको ये सब चीज़ें बताने जा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। ये क्वेश्चन ऑक्सीजन इनहेलेशन से पूछा जाता है कि नेजल कैथेटर या नेजल कैनुला वेंचुरी मास्क की कितने लीटर पर मिनट हम ऑक्सीजन से चलाते हैं और इसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम कितनी प्रोवाइड करता है ये, जैसे हमारा वेंचुरी मास्क कितनी प्रोवाइड करता है और या फिर हमारा नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला से हम कितनी लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना, हर किसी की रीडिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे नेजल कैथेटर हो गया, नेजल कैथेटर जो होता है हमारा 1 to 4 लीटर पर मिनट तक हम ऑक्सीजन इसको अप्लाई करते हैं। जैसे ऑक्सीजन फ्लोमीटर में हमारे जो होते हैं मैक्सिमम जो होता है 15 लीटर तक होता है ऑक्सीजन फ्लोमीटर। अगर हम चेक करेंगे तो जो ऑक्सीजन इनहेलेशन की पूरा प्रोसेस होता है उसमें हमारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर होता है, ऑक्सीजन के ह्यूमिडिफायर लगा होता है। ह्यूमिडिफायर में हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं और ह्यूमिडिफायर जो हमारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं जिससे हमें 15 लीटर पर मिनट तक होता है और मैक्सिमम जो होती है इसकी रेंज होती है 15 लीटर पर मिनट तक होती है और उससे फिर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। अब हम नेजल कैथेटर की बात करते हैं तो नेजल कैथेटर जो होता है हमारा नेजल कैथेटर जो होता है 1 to 4 लीटर तक ही हम मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो इसकी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 22 से 30 तक होती है, 22 से 30 तक होती है, ध्यान में रखना। इसके साथ साथ हम नेजल कैथेटर को हम अप्लाई कैसे करेंगे, हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे। नेजल कैथेटर को जो है होता है हम नेजल नॉस्ट्रिल से लेके जाते हैं, हम यूविला तक लेके जाते हैं। सबसे पहले हम नेजल कैथेटर की हम लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ मेजर कैसे करते हैं, टिप ऑफ द नोज से लेके ईयर लोब्स तक लेके फिर नीचे तक लेके जाते हैं, फ्रॉम द ज़िगोइड प्रोसेस तक लेके जाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको मेजर करने के बाद हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, फ्रॉम द यूविला तक लेके जाते हैं और 4 सेंटीमीटर तक उसको सबसे पहले लिग्नोकेन जेली से अप्लाई करते हैं, लिग्नोकेन जेली, सो दैट की इरिटेशन ना हो पेशेंट को, और फिर नेजल नोज से डालते हैं और यूविला तक लेके जाते हैं। यूविला तक लेके जाने के बाद पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि ठीक से प्लेस हुआ है नहीं हुआ है। तो बाय द एक्सरे करके हम ये पता लगा देते हैं कि नेजल कैथेटर ठीक से अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। अब उसके बाद नेजल कैथेटर तो हो गया, इतने लीटर से इतने लीटर कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम कहते हैं नेजल कैनुला आता है।
8 आरडी हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इसको 1% ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, म्यूकस जो होता है वो म्यूकस सिक्रीशन रह जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आने के चांसेस होते हैं। तो ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1% सोडा बाइकार्बोनेट से भी क्लीन करते हैं। और उसके साथ साथ हम 8 आरडी इसको नेजल कैथेटर को चेंज। अब आता है हमारा नेजल कैनुला। नेजल कैनुला जो होता है हमारा, वो मोस्ट कॉमनली सीओपीडी पेशेंट में यूज किया जाता है। नेजल कैनुला को हम नेजल प्रॉन्ग्स बोलते हैं। और जो नेजल प्रॉन्ग्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, 1 to 4 लीटर पर मिनट तक हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ हम 22 से 44% ऑफ ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इससे हमें मिलती है। अब उसके बाद जो होता है, ये हमारा सीओपीडी पेशेंट में वैसे भी हम 1 to 3 लीटर पर मिनट तक ही हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और इसमें जब लॉन्ग टाइम पेशेंट होता है, लॉन्ग टर्म पेशेंट होता है या फिर अक्यूट वाला पेशेंट होता है, तो उस वाली कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, नेजल कैनुला को यूज करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मास्क के बारे में। मास्क में जो होता है हमारा सिंपल मास्क के बारे में बात करते हैं। जो सिंपल मास्क होता है, अगर पेशेंट सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशन है या सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी हम पेशेंट को हम सिंपल मास्क का यूज़ करते हैं। सिंपल मास्क में हमारा 8 to 10 लीटर पर मिनट पर हम ऑक्सीजन फ्लो रेट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम डिलीवर करते हैं इससे, वो हमारी कितनी डिलीवर होती है, वो हमारी 50 से 60% ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारी ऑक्सीजन डिलीवर होती है। फिर इसके बाद हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंपल मास्क से क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ 50 से 60% तक ही हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले इसमें कलर कोडिंग पूछ ली जाती है वेंचुरी मास्क की। और वेंचुरी मास्क क्या होता है, जब हमें एग्जैक्ट अमाउंट में, जैसे अगर डॉक्टर ने बोला कि 2 लीटर पर मिनट पे चलाना है, या फिर 2 लीटर पे चलाना है, या 4 लीटर पर मिनट पे चलाना है, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन अगर हमें डिलीवर करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट अमाउंट में अगर हमें ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, तो वेंचुरी मास्क एक ऐसा मास्क है जिसमें हम एक्यूरेट अमाउंट में हम ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं बाय द। और इसमें जो होता है हमारे डिफरेंट कलर कोडिंग्स होती है वेंचुरी मास्क की। वेंचुरी मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम इससे जो ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, वो हमारे 60% तक ही हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। इसमें हमारी जो होती है, इसमें हमारी कलर कोडिंग्स। अब हम इसकी कलर कोडिंग की बात करते हैं, वेंचुरी मास्क की कलर कोडिंग की बात करते हैं। तो वेंचुरी मास्क में कलर कोडिंग क्या होती है, एक वो तरीका याद कर लो, इसको याद करने का तरीका, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, 2 4 6 8 10 12, 8 10 12, यानी कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन लीटर 12 से 15 तक कर सकते हैं हम। 2 से 4 ब्लू का कर सकते हैं। और ब्लू की जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है हमारी, जो मैक्सिमम जो वो होती है 24% से हम 60% ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम डिलीवर कर सकते हैं। और हम कितने लीटर पर मिनट पर चला सकते हैं, हम कितना 15 लीटर पर मिनट तक चला सकते हैं। लेकिन इसमें हर किसी मास्क की अपनी अपनी क्या होती है, रेंज होती है। हर किसी मास्क की अपनी अपनी रेंज होती है। जैसे हमारी ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, तो येलो रेड ग्रीन इसमें क्या होता है हमारा 2 4 6 8 10 15, यहाँ तक याद करना। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है 24 28 30 32, फिर उसके बाद आता है हमारा 40 60। ठीक है, ये सारी कंडीशन 32 30 35 40 60, 24 28 30 35 40 60, 6 चीज़ें हैं, 6 हैं हमारे मास्क। 6 याद में रखना, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, 2 4 6 8 10 15, 12 से 15 तक होते हैं उसमें मैक्सिमम। ठीक है, फिर उसमें याद करना, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एक टेबल बना लेना। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और टेबल को हमेशा याद रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ होती है, जो हम जिसमें भूलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, सबसे पहले हम उनको लिख के देख लेना एक बार। और जब हम लिख लेते हैं तो एक बार तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, 2 4 6 8 10 12, फिर 24 28 30 35 40 60, ऐसी कंसंट्रेशन याद कर लेना अपनी। और लीटर पर मिनट में इस तरीके से याद करना। तो इस तरीके से आपको बहुत ईजी भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हमारी वेंचुरी मास्क हो गया। वेंचुरी मास्क के बाद आता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क आता है, फिर नॉन रीब्रीदर मास्क आता है। पार्शियल रीब्रीदर मास्क में हमारी तो पार्शियल रीब्रीदर मास्क में क्या होता है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो इसमें जो एक बैग होता है, बैग जो होता है वो हमारा 1.5 लीटर की बैग की कैपेसिटी होती है। इसमें मास्क के साथ साथ बैग लगा होता है। और बैग में क्या होता है, हमारे CO2 को हम दोबारा से इनहेल करते हैं। आफ्टर द एक्सहेल द CO2, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ CO2 अगेन इनहेल कर लेते हैं हम। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो CO2 होती है वो उस बैग में प्रेजेंट होती है। उस बैग की वजह से जो होता है हमारा मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है, हम जो इनहेल करते हैं, डिलीवर जो ही करता है हमें, वो हमारा क्या होता है 60 to 80% तक ही क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है। इसके साथ साथ जो कितने लीटर पर मिनट पर हम चला सकते हैं, 8 से 10 लीटर पर मिनट पर हम पार्शियल रीब्रीदर मास्क में चला सकते हैं। लेकिन जो हमारा रीब्रीदर मास्क होता है, रीब्रीदर मास्क में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम डिलीवर कर सकते हैं रीब्रीदर मास्क में। ठीक है, अगर मास्क में हम 100% ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। अगर पेशेंट सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशन है तो सबसे पहले हम रीब्रीदर मास्क का भी यूज कर सकते हैं। इसमें 100% ऑफ ऑक्सीजन हम डिलीवर कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ साथ हम जो इसका फ्लो रेट होता है वो कितना हम रख सकते हैं, 12 से 15 तक हम इसका फ्लो रेट रख सकते हैं इन केस ऑफ द रीब्रीदर मास्क में। रीब्रीदर मास्क में जो बैग होता है, इसमें भी एक बैग अटैच होता है। वो जो बैग होता है रिजर्वायर बैग कहते हैं उसे। और रिजर्वायर बैग को क्या कहते हैं, वो 2 लीटर का होता है, 2 लीटर कैपेसिटी होती है उसकी। ये हो गया हमारा, ये सारे हमने मास्क के बारे में पढ़ लिया। मास्क में हमने वेंचुरी मास्क का ध्यान में रखना है। वेंचुरी मास्क के साथ साथ हमारा पार्शियल रीब्रीदर मास्क एंड द रीब्रीदर मास्क, फिर होता है नॉन रीब्रीदर मास्क आता है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा पार्शियल रीब्रीदर मास्क,
फिर उसके बाद नॉन रिब्रीदर मास्क, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले हमने वेंचुरी मास्क पढ़ा। वेंचुरी मास्क में 60% तक ही ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पार्शियल रिब्रीदर मास्क होता है 60 to 80% तक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉन रिब्रीदर मास्क होता है उसमें हमारा नॉन रिब्रीदर एज अ नेम सजेस्ट कि हम रीब्रीद नहीं करना पड़ता है, दोबारा से CO2 ऑक्सीजन इनहेल नहीं करना। लेकिन पार्शियल रिब्रीदर में हम क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द CO2 दोबारा से इनहेल करनी पड़ जाती है हमें, तो इसलिए हमारी जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है वहाँ पे कम हो जाती है, 60 to 80% हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ द नॉन रिब्रीदर मास्क में क्या होता है, हम दोबारा से रीब्रीद नहीं करते ऑफ द CO2। इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हमारा 100% हम डिलीवर ले सकते हैं, और ये 100% डिलीवर भी करता है। और फ्लो रेट जो उसका होता है जो 12 से 15 तक हम मैक्सिमम फ्लो रेट पर हम चला सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे सारे मास्क हो गए। फिर उसके बाद आता है हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा CPAP और BiPAP। CPAP कंडीशन में क्या होता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में क्या होता है, हमारा सिंगल मोड पे एयर वॉल्यूम होती है सिर्फ और सिर्फ। इसमें ये क्या करता है, इनहेलेशन को क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है। इनहेलेशन, ड्यूरिंग द इनहेलेशन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटिन्यूस कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग द इनहेलेशन, कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ एयर को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग द इनहेलेशन के टाइम पे। लेकिन जो हमारा BiPAP होता है, BiPAP क्या मतलब, बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर। बाई लेवल का मतलब इसमें हमारा इनहेलेशन के टाइम पे भी कंट्रोल करेगा वॉल्यूम ऑफ एयर को, और एक्सहेल के टाइम पे भी हमारी वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इसमें हमारा BiPAP की कंडीशन ये हो जाती है और CPAP की कंडीशन ये होती है। फिर उसके बाद जो होता है हमारा BiPAP हो गया। अब BiPAP में और उसके साथ साथ BiPAP क्या करता है, हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द CO2 लेवल को भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है BiPAP। लेकिन CPAP में ऐसा कंडीशन नहीं होती। CPAP में सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन के टाइम पे हमारी जो वॉल्यूम ऑफ एयर को कंट्रोल करता है। मेन चीज़ ध्यान में रखना, CPAP की फुल फॉर्म क्या होती है, और इतनी ज़्यादा अंदर तक डीप चीज़ें नहीं पूछ जाती। सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ध्यान में रखना, CPAP के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। कंटिन्यूस एयर प्रेशर, पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है, और ये क्या करता है, कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग द इनहेलेशन। लेकिन जो BiPAP में क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों की वॉल्यूम को कंट्रोल करता है ये BiPAP में। अब उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड में जो होता है हमारा पूरा ऑक्सीजन टैंक होता है। ये जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स वगैरह यूनिट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन हुड और ऑक्सीजन टैंक का यूज़ किया जाता है। इसमें जो होता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होती है। और अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन टैंक और ऑक्सीजन हुड की, ऑक्सीजन टैंक जो होता है हमारे ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन टैंक में जो होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन फ्लो रेट चलता है, और इसके साथ साथ ये जो 80 to 90% ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है। इसके साथ साथ लेकिन जो ऑक्सीजन हुड होता है वो हमारे यूनिट्स में यूज़ किया जाता है, इन्फेंट्स में यूज़ किया जाता है, टू कवर पूरा प्लास्टिक कवर से कवर हो जाता है, और पूरा अच्छे से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना, क्योंकि उनका वो बहुत छोटे ऑर्गन होते हैं, तो उनको कवर करने में बहुत वो होता है, इसलिए ऑक्सीजन लीक होने चांसेस होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेंट और ऑक्सीजन हुड का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन टेंट मोस्ट कॉमनली जो होता है हमारे जो बर्न्स पेशेंट होते हैं उसमें ऑक्सीजन टेंट का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन हुड का यूज़ जो होता है, ऑक्सीजन हुड का यूज़ किस में करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट में करते हैं। ऑक्सीजन हुड को सिर्फ और सिर्फ यहाँ गर्दन तक ही कवर करते हैं। देखा होगा आपने, निकू में अगर गए होंगे तो, या न्यूनेटल ICUs में गए होंगे तो उसमें ऑक्सीजन हुड का यूज़ कर रखा होता है पेशेंट का। अब उसके बाद आता है हमारा एम्बू बैग। एम्बू बैग जो होता है हमारा आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट होता है। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट में जो होता है ये हमारा ट्रेकियोस्टमी या फिर ET ट्यूब इंजर्शन अगर हमारी हो रही होती है, ET ट्यूब इंट्यूबेशन में क्या होता है, हम एम्बू बैग का यूज़ करते हैं, या CPR के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, एम्बू बैग का यूज़ करते हैं। इसमें जो बैग की कैपेसिटी होती है वो 1200 ml, 750 और 500 ml, ये तीन कंडीशन होती है। 1200 ml जो होती है एडल्ट में होती है, 750 ml इन केस ऑफ द चाइल्ड में होती है, और फिर उसके बाद यूनिट्स में जो होती है 500 ml की होती है। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है 90 to 100% ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम इसमें डिलीवर कर सकते हैं। तो ये था ये पढ़ा हमने कि ऑक्सीजन इनहेलेशन में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना कि लीटर पर मिनट के ऑक्सीजन के फ्लो रेट के साथ साथ हम परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन याद रखना। वेंचुरी मास्क में कलर कोडिंग याद रखना, कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में कलर कोडिंग जरूर पूछी जाती है, और इसके साथ साथ ये जो कंसंट्रेशन जो रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर मास्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है कि रीब्रीदर मास्क में कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है और नॉन पार्शियल रीब्रीदर मास्क में कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरी देखना, और पूरे देखने के बाद अपने कॉन्सेप्ट बनाना। आई होप यू अंडरस्टूड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड ऑक्सीजन इनहेलेशन से रिलेटेड मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया आपको, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स करना, PR यादव से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल सकते हो आप। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।